नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। आज हम उस किताब की बात करेंगे जिसे हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस उसके सामने नतमस्तक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुश्रुत संहिता की। आपने अक्सर सुना होगा कि प्लास्टिक सर्जरी मॉडर्न साइंस की देन है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्लास्टिक सर्जरी भारत में हजारों साल पहले ही हो चुकी थी तो? अगर मैं कहूं कि जब दुनिया को सर्जरी का स भी नहीं पता था, तब हमारे ऋषि मुनि जटिल ऑपरेशंस कर रहे थे तो? आज के इस वीडियो में हम सुश्रुत संहिता का एक एक पन्ना पलटेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि इस महान ग्रंथ में क्या लिखा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ज्ञान का सागर छोटा नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं सुश्रुत संहिता की यह अद्भुत यात्रा। भाग 1। सुश्रुत कौन थे और ये किताब कैसे बनी? दोस्तों, कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, काशी में। काशी, जिसे आज हम वाराणसी या बनारस कहते हैं, वहां एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत के गुरु थे भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का भगवान माना जाता है। सुश्रुत संहिता असल में एक प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखी गई है। इसमें शिष्य सुश्रुत अपने गुरु धन्वंतरी से सवाल पूछते हैं कि हे गुरुवर, हमें शरीर को ठीक करने, घावों को भरने और सर्जरी करने का ज्ञान दें। और तब धन्वंतरी जी उन्हें जो उपदेश देते हैं वही सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत को दुनिया का फादर ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य का मतलब होता है कोई भी ऐसी बाहरी चीज जो शरीर में घुस गई हो और दर्द दे रही हो, जैसे तीर, कांटा या पत्थर, और उसे बाहर निकालना ही शल्य चिकित्सा या सर्जरी है। भाग 2। किताब का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। दोस्तों, ये किताब कोई छोटी मोटी पुस्तिका नहीं है। इसमें 186 अध्याय, चैप्टर्स हैं और 1120 तरह की बीमारियों का इलाज बताया गया है। सुश्रुत जी ने इस पूरी किताब को 6 बड़े हिस्सों में बांटा है, जिन्हें हम स्थान कहते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं। 1। सूत्रस्थान, सूत्रस्थाना। यह इस किताब का आधार है। इसमें बताया गया है कि एक डॉक्टर वैद्य को कैसा होना चाहिए, दवाइयाँ कैसे बनानी हैं और सर्जरी के औजार कैसे होने चाहिए। इसमें खान पान और दिनचर्या की भी बातें हैं। 2। निदान स्थान, निदानास्थाना। निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी बीमारी की पहचान कैसे करें। इसमें बीमारियों के लक्षण बताए गए हैं। 3। शारीर स्थान, शरीरास्थाना। इसमें ह्यूमन एनाटॉमी यानी शरीर की रचना का वर्णन है। हड्डियां, नसें, मांसपेशियां कैसे काम करती हैं और भ्रूण, एम्ब्रियो यानी मां के पेट में बच्चा कैसे बनता है, ये सब इसमें लिखा है। 4। चिकित्सा स्थान, चिकित्सास्थाना। इसमें इलाज के तरीके बताए गए हैं। अलग अलग बीमारियों में कौन सी सर्जरी करनी है या कौन सी दवा देनी है। 5। कल्प स्थान, कल्पस्थाना। ये बहुत ही रोचक है। इसमें जहर, पॉइजन के बारे में बताया गया है। अगर सांप काट ले, बिच्छू काट ले या किसी ने खाने में जहर मिला दिया हो तो उसका इलाज कैसे करना है। इसे आज हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। 6। उत्तर तंत्र, उत्तरातंत्र। यह किताब का आखिरी हिस्सा है। इसमें आंख, नाक, कान और गले की बीमारियों का इलाज है। भाग 3। सर्जरी के औजार, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि सुश्रुत संहिता में 101 तरह के यंत्रों, इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सुश्रुत जी ने इन औजारों का डिजाइन जानवरों और पक्षियों के मुंह जैसा बनाया था। क्यों? क्योंकि जानवरों के जबड़े पकड़ने में सबसे तेज होते हैं। सिंह मुख यंत्र, शेर के मुंह जैसा औजार। काक मुख यंत्र, कौवे की चोंच जैसा औजार। कंक मुख यंत्र, बगुले की चोंच जैसा। ये औजार चीजों को पकड़ने, खींचने और निकालने के काम आते थे। जैसे आज हम डास फोर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये यंत्र काम करते थे। इसके अलावा 20 तरह के शस्त्र, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं जो चीरा लगाने या काटने के काम आते थे। सुश्रुत जी कहते थे कि चाकू इतना तेज होना चाहिए कि अगर आप उसे बाल पर भी चलाएं तो बाल के 2 टुकड़े हो जाएं। सोचिए, उस जमाने में भी वे धार, शार्पनेस का कितना ध्यान रखते थे। भाग 4। डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग। आज के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स डमी या प्लास्टिक के मॉडल्स पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले सुश्रुत जी ने अपने छात्रों को प्रैक्टिस कराने का एक नायाब तरीका निकाला था। वे कहते थे कि सीधे मरीज पर सर्जरी मत करो, पहले हाथ साफ करो। चीरा लगाने, इंसिजन की प्रैक्टिस वे छात्रों को कद्दू, खीरा या तरबूज पर चीरा लगाना सिखाते थे। इससे छात्र ये सीखते थे कि हाथ कितना गहरा चलाना है। टांका लगाने, स्यूचरिंग की प्रैक्टिस वे कपड़े के 2 टुकड़ों को या जानवरों की खाल को सिलने की प्रैक्टिस करवाते थे।
पट्टी बांधने, बैंडेजिंग की प्रैक्टिस, वे पुतलों डमीज पर अलग अलग तरह की पट्टियां बंधवाते थे। जांच करने, प्रोबिंग की प्रैक्टिस, वे बांस की लकड़ी या सड़े हुए तने में औजार डालकर छेद को ढूंढने की प्रैक्टिस करवाते थे। सुश्रुत जी का मानना था कि जो सिर्फ किताबों में होशियार है लेकिन हाथों से काम करना नहीं जानता, वो मरीज को मार डालेगा, और जो सिर्फ काम जानता है लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, वो भी खतरनाक है। एक अच्छे सर्जन को दोनों थियोरी और प्रैक्टिकल में माहिर होना चाहिए। भाग 5, प्लास्टिक सर्जरी का चमत्कार, राइनोप्लास्टी। अब आते हैं इस किताब के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो है राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी। प्राचीन भारत में एक सजा दी जाती थी जिसमें अपराधियों की नाक काट दी जाती थी। ये बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। ऐसे लोगों की मदद के लिए सुश्रुत जी ने कटी हुई नाक को दोबारा बनाने की विधि खोज निकाली। सुनिए उन्होंने ये कैसे किया, बहुत ही सरल शब्दों में। 1. सबसे पहले वे मरीज के गाल, चीक या माथे, फोरहेड से त्वचा, स्किन का एक टुकड़ा नापकर काटते थे। लेकिन ध्यान रहे, वे उस टुकड़े को पूरी तरह अलग नहीं करते थे। उसका एक सिरा चेहरे से जुड़ा रहता था ताकि उसमें खून, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। 2. फिर वे कटी हुई नाक वाले हिस्से को थोड़ा छील कर ताज़ा करते थे। 3. इसके बाद गाल या माथे से लटकी हुई उस त्वचा को मोड़कर नाक के ऊपर रखते थे और उसे सही आकार, शेप देते थे। 4. सांस लेने के लिए वे नाक के छेदों में अरंड, कैस्टर के पौधे की खोखली डंडियां, ट्यूब्स डाल देते थे ताकि नई नाक दब न जाए और हवा आती जाती रहे। 5. फिर वे बहुत ही बारीकी से टांके, स्टिचेस लगा देते थे। 6. आखिर में वे उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाते थे और पट्टी बांध देते थे। कुछ हफ्तों बाद वो त्वचा नाक से पूरी तरह जुड़ जाती थी और बची हुई त्वचा को काटकर अलग कर दिया जाता था। ये वही तकनीक है, पेडिकल फ्लैप मेथड, जिसे आज भी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में बेस माना जाता है। भाग 6, शव विच्छेदन, डिसेक्शन, एनाटॉमी। सुश्रुत जी कहते थे, अगर तुम्हें शरीर के अंदर का हाल जानना है तो तुम्हें शरीर को खोलकर देखना होगा। उस समय माइक्रोस्कोप या एक्सरे नहीं थे, तो वे एनाटॉमी कैसे पढ़ते थे? सुश्रुत संहिता में लिखा है कि वे एक मृत शरीर, डेड बॉडी लेते थे, उसे एक पिंजरे या घास में लपेटकर किसी बहती हुई नदी के शांत कोने में रख देते थे। लगभग 7 दिनों तक उसे पानी में रहने देते थे ताकि बाहरी त्वचा थोड़ी नरम होकर गल जाए। उसके बाद वे एक खास तरह की घास के ब्रश, कूची से शरीर की परतों को धीरे धीरे हटाते थे। जैसे जैसे परतें हटती थीं, वे अपने छात्रों को दिखाते थे, देखो ये नस है, ये हड्डी है, ये लिवर है। इसे मृत शरीर शोधन कहा जाता था। ये दुनिया का पहला डिसेक्शन था। सुश्रुत ने शरीर में 300 हड्डियों का वर्णन किया है। उन्होंने दांतों और नाखूनों को भी हड्डियों की गिनती में रखा था। उन्होंने 500 मांसपेशियों, मसल्स और 700 नसों के बारे में बताया है। भाग 7, मरम चिकित्सा, मार्मा पॉइंट्स। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि हीरो ने विलेन को एक खास जगह मारा और वो बेहोश हो गया या मर गया। इसे आयुर्वेद में मर्म कहते हैं। सुश्रुत संहिता में 107 मर्म बिंदुओं, वाइटल पॉइंट्स का जिक्र है। ये शरीर के वे नाजुक हिस्से हैं जहां मांस, नसें, हड्डियां और जोड़ मिलते हैं। सुश्रुत जी ने चेतावनी दी है कि सर्जरी करते समय इन मर्म स्थानों को बचाकर रखना चाहिए। अगर इन पर चोट लगी तो मरीज की जान जा सकती है या वो हमेशा के लिए विकलांग हो सकता है। यह ज्ञान आज भी मार्शल आर्ट्स और खेल चिकित्सा, स्पोर्ट्स मेडिसिन में काम आता है। भाग 8, रक्त मोक्षण, लीच थेरेपी। कभी कभी हमारा खून गंदा हो जाता है जिससे फोड़े, फुंसियां या स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। सुश्रुत जी ने इसका एक अनोखा इलाज बताया, जोंक, लीच का इस्तेमाल। जोंक एक छोटा सा कीड़ा होता है जो खून चूसता है। सुश्रुत जी कहते थे कि अगर किसी जगह गंदा खून जमा हो गया है तो वहां जोंक लगा दो। जोंक सिर्फ गंदा खून चूसेगी और साफ खून को छोड़ देगी। मजे की बात यह है कि आज के मॉडर्न हॉस्पिटल में भी माइक्रो सर्जरी के बाद गंदा खून निकालने के लिए लीच थेरेपी का इस्तेमाल होता है। ये हजारों साल पहले सुश्रुत जी ने हमें बता दिया था। भाग 9, जीवन और नैतिकता, एथिक्स। सुश्रुत संहिता सिर्फ चीर-फाड़ की किताब नहीं है, ये डॉक्टर को एक अच्छा इंसान बनने की भी सलाह देती है। सुश्रुत जी कहते हैं, डॉक्टर को साफ सुथरा रहना चाहिए, उसके नाखून कटे होने चाहिए, उसे मरीज से प्यार और दया से बात करनी चाहिए जैसे वो उसका अपना सगा हो। पैसे के लालच में कभी इलाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मरीज का ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल खुद करनी चाहिए। उन्होंने ऋतुचर्या, किस मौसम में क्या खाएं और दिनचर्या, सुबह से रात तक क्या करें के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया है ताकि इंसान बीमार ही न पड़े।
उनका मानना था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही इलाज है। भाग 10 प्रसूति तंत्र, चाइल्ड बर्थ एंड एम्ब्रियोलॉजी। सुश्रुत संहिता में यह भी बताया गया है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो महीने दर महीने उसका विकास कैसे होता है। पहले महीने में वो जेली जैसा होता है, दूसरे महीने में वो थोड़ा सख्त होता है, तीसरे महीने में हाथ पैर के अंकुर फूटते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर डिलीवरी के समय बच्चा उल्टा हो जाए या फंस जाए तो उसे सर्जरी करके, जिसे आज हम सी सेक्शन या सिजेरियन कहते हैं, कैसे बाहर निकालना है। सोचिए, उस समय भी वे मां और बच्चे की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर लेते थे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी सुश्रुत संहिता की एक छोटी सी झलक। 10,000 शब्दों में तो क्या, इस ग्रंथ को पूरी जिंदगी भी पढ़ा जाए तो कम है। सुश्रुत संहिता हमें सिखाती है कि 1. ज्ञान का कोई अंत नहीं है। सुश्रुत जी ने जंगलों में रहकर बिना बिजली और मशीनों के इतना गहरा ज्ञान हासिल किया। 2. प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी है, सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, हाथ का हुनर, स्किल होना चाहिए। 3. भारत का इतिहास महान है, जब हम अपने इतिहास को जानते हैं तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज अगर हम मॉडर्न सर्जरी की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव हमारे ही देश में हमारे ही ऋषि सुश्रुत ने रखी थी। हमें इस ज्ञान को सिर्फ किताबों में बंद नहीं रखना चाहिए, बल्कि दुनिया को बताना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे। कमेंट में जय आयुर्वेद या जय सुश्रुत लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते।